चलिए अब इसमें आज के क्लास को हम बिना विलंब किए शुरू कर दें। देखिए आज हम कोशिश करेंगे आप सभी लोग को मिट्टी पढ़ाने और बहुत हल्का सेक्शन है, थोड़ा सा केवल ध्यान दे देंगे तो आपको मिट्टी का सेक्शन एकदम क्लियर होते चला जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले ये सारे बच्चे बताएं हमको मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत हल्के हल्के सेक्शन से हम चल रहे हैं, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देते चलेंगे। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही। मिट्टी एक लैटिन शब्द से बना है। क्या कोई बच्चे बता सकते हैं मिट्टी किस लैटिन शब्द से बना है? मिट्टी लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। बिल्कुल आपको लैंड नहीं, मिट्टी सोलम, बिल्कुल सही आंसर है। मिट्टी एक लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है और जिससे हम लोग सोलम से सॉइल कहते हैं। अच्छा कोई बच्चे जानते हो सोलम का अर्थ क्या होता है? सोलम का अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ। सोलम बिल्कुल सही। देखिए बहुत ही बढ़िया। सोलम का अर्थ होता है फर्श। फर्श मीन्स होता है सतह। सॉइल चूंकि सतह पर होता है, फर्श पर होता है, और सोलम का अर्थ होता है फर्श जिसको हम लोग सतह का। तो मिट्टी के अध्ययन मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहलाता है। अब जल्दी से सभी बच्चे ये बता देंगे मिट्टी दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट बताते चलिए हम लोग। बहुत ही सुंदर। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया एकदम कंप्लीट करते हैं। 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही आंसर सभी बच्चे का है। 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका। अब यहां से हम चाहेंगे बढ़िया से समझिए। भारत में कृषि के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, और ICAR ने भारत की जो मिट्टी है, इस भारत के मिट्टी को 8 प्रकार में विभाजित किया है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत के मिट्टी को कितने भागों में हम बांटे हैं, तो ICAR के अनुसार से भारत के मिट्टी को हम लोग 8 प्रकार से बांटे। और इन 8 प्रकार में जो जो प्रश्न होता है हम लोग को बस तेजी से समझ लेना है। मिट्टी इसीलिए समझना है क्योंकि जब कृषि एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो जो बच्चे मिट्टी नहीं पढ़े हो उनको एग्रीकल्चर समझ में नहीं आए। अब देखिए हम कोशिश करेंगे कि खूब बढ़िया से सारे बच्चे समझें इसको। बिल्कुल मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है। देखो यहां से लेकर के और यह पूरे जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये पूरा यहाँ का जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरे मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। आपको कभी भी कहेंगे जलोढ़ तो आप कहिएगा कि सर नाम ही इसका है जलोढ़। जलोढ़ इसीलिए इसका नाम है जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी नाम से ही क्लियर है, नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस नदी का मुख्य भाग गंगा, इधर सिंधु और इधर ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में, और दक्षिण भारत के सभी नदियों के डेल्टाई भाग। डेल्टाई भाग का मतलब है कि नदी जहां समुद्र में मिलकर डेल्टा बनाती है, उस डेल्टाई भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी है, इसमें सब चीज बहुत अच्छा है। केवल जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। देखो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो भी बच्चे बिहार के हिस्से में हैं, यूपी के हिस्से में हैं,
तो इन हिस्से में उनके यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी की बस एक ही कमी है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। कई बच्चे को लग रहा होगा सर व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? वनस्पति और जीवों के अंश को ह्यूमस कहते हैं। वनस्पति और जीव जंतु का जो अंश है, इस अंश को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। मतलब कहीं पत्ती गिर जाए और सड़ जाए तो ह्यूमस है। जीव जंतु कहीं कोई चीज अवशेष दिया है, वो सड़ रहा है, तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और इसीलिए यहाँ के किसान एक बात करेंगे, ह्यूमस को ठेठ में बिहार में गनौरा। गनौरा का मतलब तुम लोग जानते हो कि जो गोबर है, जो अन्य घर में कोई पदार्थ है, उन सभी पदार्थ को, वेस्टेज चीज को गांव के किनारे ही एक व्यक्ति जमा करते जाते हैं, और बिल्कुल उसको कचरा जो कह रहे हो, गनौरा कह रहे हो, अब उसको जमा कर करके खेती के पूर्व खेत में फेंक देते हैं। और जिन खेतों में इसको फेंकेंगे तो उनकी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अच्छी हो जाएगी, और ह्यूमस अच्छी हो जाएगी तो जलोढ़ मिट्टी में बहुत बढ़िया उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा नंबर आप लोग देखे होंगे, नाइट्रोजन कम के कारण इन बेल्टों के किसान, चूंकि यूरिया में नाइट्रोजन काफी अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए तुम देखे होंगे कि जलोढ़ मिट्टी वाले हिस्सा, मतलब बिहार में किसान, हमेशा आपको निकलेगा कि यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया की किल्लत है, यूरिया में से भीड़ चल रही है। आप समझ लोगे कि वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया और ह्यूमस की पूर्ति के लिए हम लोग देखें कि जो कचरा गनौरा, जिसमें गोबर वगैरह सड़ा करके खेतों में डाला जाए, ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। बाकी जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, धान, ये सभी, गन्ना, सभी तरह की फसल का उत्पादन इस मिट्टी में किया जा सकता है। और यहाँ से एक चीज और है, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां निरंतर हर बार बाढ़ आते रहता है, और कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां बहुत पहले बाढ़ आया। आप अक्सर गांव में सुनोगे कि ये गांव में 76 में ही डूबा था, 76 के बाद पानी यहाँ नहीं चढ़ा है, ऐसा बिहार के कई गांव तुम सुनो। और इसीलिए अब जिस गांव में तुम सुनोगे कि 76 के बाद बाढ़ का पानी नहीं आया, तो आप समझ लेना कि वो ऊंची भूमि है, वहां निरंतर मिट्टी नहीं आ रही है, और वहां जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। वो बांगर है। बांगर का मतलब हो गया पुराना जलोढ़। और जिस गांव में तुम अक्सर सुनोगे कि 2 साल 3 साल पर निश्चित डूब जाता है, कई लोग कहेंगे कि एकदम पिछले साल ही डूब गया था। तो जहां नए नए मिट्टी हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, जिन क्षेत्रों में हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, वहां नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी होता है, और खादर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अब आपको दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है कि बांगर और खादर, ये 2 प्रकार का आपको मिट्टी है। जहां बाढ़ बहुत पहले आया, लगातार इधर नहीं आ रहा है, तो वहां समझना कि बांगर है। और जहां हमेशा डूबते रहता है, तो वहां के नवीन जलोढ़ को खादर कहते। आपसे पूछा जाएगा नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी। यदि इसी जलोढ़ मिट्टी में कुछ रेत का, बालू का भी अंश होता है, तो इस मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये दोमट हो गए। कभी भी दोमट देगा तो समझना दोमट भी एक टाइप है किसका, जलोढ़ का। और बांगर वाला जो पार्ट है वो दोमट होता है, इसमें रेत के अंश थोड़ा ज्यादा होते हैं। नवीन जो जलोढ़ है उसी को खादर, पुराने जलोढ़ को बांगर। अगर बांगर में रेत का अंश है तो उस मिट्टी को दोमट। दोमट मिट्टी वृक्षों के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया काम करता है। तो कहीं पेड़ पौधा होगा
तो वहां पे ध्यान रखना दोमट सबसे उपजाऊ मिट्टी। चलिए दूसरा नंबर अब हम लोग जरा ध्यान दें। दूसरे नंबर जो मिट्टी है, इस मिट्टी को हम लोग देखें, यह मिट्टी काली मिट्टी है। यह जो मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी काली मिट्टी है। और दिमाग में जरा ध्यान से सेट करना, काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। आपको कभी कभी लोकल नाम भी पूछा जाता है। बिहार में भी हल्का काली मिट्टी का अंश कहीं देखोगे तो हम लोग देखेंगे बिहार में ऐसे काली मिट्टी को हम लोग केवाल के नाम से जानते हैं। देखो बिहार में भी कहीं कहीं आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगी, और बिहार में उस काली मिट्टी का लोकल लैंग्वेज में नाम है केवाल। कई बार लोग कहेंगे कि प्योर केवाल मिट्टी, केवाल कहते ही समझ लेना कि वो काली मिट्टी। और वहां पे ये जो काली मिट्टी और केवाल है, इसको सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे ज्यादा हो। कभी भी तुमसे पूछा जाएगा किस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे ज्यादा है, तो वो काली मिट्टी। तुम देखोगे केवाल मिट्टी एक बार अगर भीग गया तो अंदर काफी दिनों तक वो गीला रहेगा, काफी दिनों तक अंदर से गीला रहेगा। ये केवाल की खूबसूरती है, खासियत। दूसरी बात, ये केवाल मिट्टी अगर सूख जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिक दरार पड़ जाएगा। ये भी देखो इसकी खासियत है, इसमें दरार पड़ जाता है। अगर सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें बड़े बड़े दरार हो जाएंगे, और तब आप देखोगे कि उसमें जो पटवन करेंगे तो पटाएंगे एक खेत, अब पटेगा दूसरा का खेत। पानी भी खूब लेता है। दरार पड़ने के कारण ऑटोमेटिक इसमें अंदर नाइट्रोजन और तमाम चीज चले जाते हैं, और इसीलिए इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं कि इसकी स्वतः जुताई होती है। अब देखो स्वतः जुताई का मतलब क्या है, अपने से जुताई हो गया, जब सूख गया तो फट गया, पानी पड़ गया तो सट गया। ये ऑटोमेटिक जुताई होती है काली मिट्टी की। आपसे पूछा जाए किस मिट्टी की स्वतः जुताई होती है, तो आंसर काली मिट्टी हो। अगला एक इंपॉर्टेंट है, जैसे जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बनी, उसी प्रकार से एक काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है। ये लावा निर्मित मिट्टी है। लावा का मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से दक्कन का पठार बना, और वही लाखों करोड़ों साल के बाद वो पठार जो आग्नेय चट्टान से लावा निकला है, वही रूपांतरित होकर के एक काली मिट्टी का निर्माण किया। तो आपको कहीं भी इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ है, किस मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ है, तो आप कहोगे काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण लावा या मैग्मा से हुआ है, लावा अंदर का हिस्सा है, मैग्मा बाहर का हिस्सा है। अंदर में भी जो हिस्से हैं वो भी कालांतर में चेंज होकर काली मिट्टी का रूप ले। तो सभी का आंसर आपको देना है कि यह काली मिट्टी आग्नेय, मैग्मा और लावा निर्मित मिट्टी है। इसकी स्थानीय नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी की स्वतः जुताई होती है। इस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे ज्यादा है, और इसीलिए यह मिट्टी कपास के फसल के लिए सबसे उपयोगी। आपसे कभी भी पूछा जाए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है, तो ध्यान रखना है कि काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है। ये कपास के लिए सबसे उपयोगी हो। अगला नंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड से अगर तुलना करें तो क्या तुम जानते हो विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है? बिल्कुल, गुजरात में भी काली मिट्टी है, इसलिए गुजरात में भी कपास होते, महाराष्ट्र में भी कपास होते, ये सभी गुजरात का ही सब है। वेरी गुड। देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चेरनोजेम, चेरनोजेम ये विश्व का सबसे उपयोगी मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और चेरनोजेम जो मिट्टी है, इस चेरनोजेम मिट्टी की तुलना काली मिट्टी से करते हैं, क्योंकि चेरनोजेम भी ब्लैक सॉइल। तो आपको कई बार जान करके मिट्टी लेगा इंडिया का और तुलना करवा देगा वर्ल्ड से।
तो ध्यान रखना है कि विश्व के चेरनोजिम जो मिट्टी है वो भारत के काली मिट्टी के समान है, उतना ही उपजाऊ है। काली मिट्टी भी काफी उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी बेल्टों में कुछ देख रहे हैं काली मिट्टी का विस्तार। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं काली मिट्टी के बाद। तो नेक्स्ट बारी है आपका पीली और लाल मिट्टी। देखिए ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये पीला और लाल मिट्टी। और ध्यान दीजिए पीला और लाल मिट्टी, चेरनोजिम जो देख रहे हो, चेरनोजिम का मतलब हो गया घास का मैदान जो आप पढ़े हो, प्रेरीज, डाउन्स, इन सभी घास के मैदान में जो तुम देखे हो, उन घास के मैदान में वर्ल्ड में सभी जगह चेरनोजिम मिट्टी, और इसीलिए वहां गेहूं वगैरह की बहुत अच्छी खेती होती है। तो घास मैदान चेरनोजिम की मिट्टी में मुख्य रूप से होते हैं, उसी प्रकार यहाँ काली मिट्टी। अब जरा ध्यान दीजिए पीली और लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्यों है? तो आपको कहना है कि लोहा के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का कलर लाल है। इसमें जब यह जल नियोजित हो जाता है, पानी से डूबा रहता है, तब यही मिट्टी जल से भीगने के कारण पीला दिखाई देता है। तो लोहा ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल है। जब यह जल योजित हो जाता है, पानी से भीग जाता है, तो इसका कलर पीला है। चूंकि यहाँ पे पर्वत पठार भी काफी ज्यादा है और इसीलिए लाल मिट्टी भी दो तरह के होते हैं, एक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की लाल मिट्टी और एक निम्न भूमि की लाल मिट्टी। अब आपको मालूम है यहाँ बिंद है, मैकाल है, पर्वत श्रेणी आप इधर पड़े हो। तो जो ऊंचाई वाले आपके लाल मिट्टी होते हैं उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है और वो बहुत उपजाऊ नहीं होता है। फिर भी बाजरा, मूंगफली, ये सब यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ हम उपजा लेते हैं। लाल मिट्टी जो होते हैं मुख्यतः तेलहन के फसल के लिए काफी उपयोगी होते हैं। यहाँ पे सोयाबीन का भी अच्छा उत्पादन हो जाता है। मध्य प्रदेश के इस हिस्से को इसलिए आप सुने होंगे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी जो है ऊंचे जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ कंकड़ जाता है वहां पे मेन उत्पादित किए जाते हैं। और जो नीचे है निम्न वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ पहाड़ उहाड़ नहीं है, वो मिट्टी थोड़ा उससे ज्यादा उपजाऊ है और वहां चावल, तंबाकू, ये सभी की खेती की जाती है। तो लाल मिट्टी मुख्य रूप से तेलहन के लिए आपको ध्यान रखना है, सोयाबीन, मूंगफली, इन सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट अब हम लोग ध्यान दीजिए, सोया प्रदेश का मतलब है वहां सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। सोया माने सोया हुआ नहीं, सोयाबीन ज्यादा होना। और देखो लाल मिट्टी का ही जो बेल्ट में अत्यधिक बहुत ज्यादा पानी पड़ता है और तीव्र वर्षा और तीव्र धूप होते हैं। तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण ये जो बेल्ट आप देख रहे हो, इन बेल्टों में जो आप बीच बीच का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की मिट्टी एकदम ईंट के समान पूरे हो जाते हैं और इस मिट्टी को हम लोग लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन पूछेगा उच्च तापमान और उच्च वर्षा में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो आंसर ध्यान रखना लैटेराइट मिट्टी। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी जो बेल्ट देख रहे हो, यहाँ लैटेराइट मिट्टी की मात्रा काफी अधिक है और इन जगहों पर केरल में और कर्नाटका में यहाँ पे काजू की भी बहुत अच्छी खेती की जाती है। यहाँ पे केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। यहाँ चंदन के पेड़, रबर के पेड़, ये सब सदाबहार वन के एग्जाम्पल है, उसके पत्ते कभी नहीं गिरते और इसीलिए बिल्कुल मेघालय, असम के पास भी ये मिट्टी होगा जहां भी ज्यादा वर्षा हो और जहां भी तेज धूप होगा। तो उच्च वर्षा और उच्च धूप के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है।
यह मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ केरल कर्नाटका में काजू रबर ये सब की खेती हो जाती है और लेटराइट मिट्टी का मेन काम ईंट निर्माण में होता है। एक और इसकी खासियत है जिसको ध्यान, लोहा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दोनों ही कर सकते हैं, इसमें बचा रहता है, बाकी हल्के चीज ज्यादा वर्षा होने के कारण पूरे चले जाते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है उसको हम लोग सुनते हैं। देखो लेटराइट की खासियत क्या है, जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये बहुत दही जैसा हो जाएगा, दही जैसा, और जब सूख जाएगा तो एकदम ईंट जैसा कठोर हो जाएगा। अब एक बार का क्वेश्चन देखो, ऐसे ही पहेली बुझा कि वैसी कौन सी मिट्टी है जो पानी पड़ने में दही जैसा लपलपा और सूखने पर ईंट जैसा कठोर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दही जैसा लपलपा और सूखने पर कठोर ईंट जैसा हो जाता है, उस मिट्टी का नाम क्या है, लेटेराइट मिट्टी। तो आपको लेटेराइट मिट्टी बिल्कुल दिमाग में सेट रखना था। अब इसके बाद हम लोग जरा चलते हैं लेटेराइट मिट्टी के बाद, तो अगला नंबर ऊपर देखो, इस मिट्टी का नाम पर्वतीय मिट्टी है। ये हिमालय पर्वत के सहारे अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा तक, ये सिक्किम से लेके पूरा उत्तराखंड और तमाम जगह पे, आप यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख सभी हिमाचल प्रदेश, ये सभी जगह पर्वतीय मिट्टी देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पर्वतीय मिट्टी में जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो पत्ते गिरते हैं, इसके कारण इसमें काफी ह्यूमस होता है। ये देखो काफी इम्पोर्टेंट है, दो मिट्टी में बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, एक पीट और दूसरा पर्वतीय, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ह्यूमस ज्यादा होने से पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होता है और अम्लीय मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए काफी उपयोगी मिट्टी है। देखो ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पर्वतीय मिट्टी देख रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से वन लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको वनीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन सी मिट्टी वनीय मिट्टी है, तो कहना वो वन लगाने वाली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है। इसमें चाय, तंबाकू ये सभी की ज्यादा खेती होती है। ह्यूमस का मतलब हमने बताया पेड़ पौधे या जीव जंतु का अवशेष। हम लोग के मैदानी भाग में अगर पेड़ गिर जाएंगे तो इसका एक एक पार्ट पत्ता तक उठा के लोग ले भागे। कोई खाना बनाने के लिए ले जाएगा, कोई बकरी खिलाने के लिए ले जाएगा, कोई कुछ करने ले जाएगा, इसका पार्ट पार्ट गायब कर देगा, मिट्टी में मिलने नहीं देगा। लेकिन इन जगहों पर पहाड़ों पर पेड़ है और पहाड़ पर पेड़ है और उसके पत्ते गिरे, तो बताओ उसके पत्ते को कौन पहाड़ पर चढ़ के उसको चुराने जाएगा? तो वो पत्ता क्या होगा, मिट्टी में ही सड़ेगा और मिट्टी में ही सड़ेगा तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी। ह्यूमस कहते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष को हम ह्यूमस कहते हैं। इसमें जो मिट्टी होती है रंध्र युक्त मिट्टी होती है, यह भी एक बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। रंध्र कहते हैं छेद, और छेद युक्त मिट्टी, कारण पर्वतीय है तो छोटे छोटे उस पर्वतों में छेद है और वो छिद्र युक्त मिट्टी, यहाँ पे रंध्र युक्त मिट्टी पर्वतीय मिट्टी में पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस पर्वतीय मिट्टी में यहाँ केसर का बहुत अच्छा उत्पादन किया जाता है। बाकी यहाँ पे जब चलोगे आप सिलीगुड़ी वगैरह क्षेत्र में तो यहाँ चाय, असम में चाय, इन बेल्टों में चाय यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं। तो एक पर्वतीय आपको उल्टा क्वेश्चन देगा, केसर के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होता है? तो आपको खुद से समझना होगा कि वो केसर के उत्पादन जम्मू कश्मीर के हिस्से में और वहां पे हमारा कौन सा है, पर्वतीय मिट्टी। उल्टा क्वेश्चन दे देगा, कहां पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन दे देगा और उसमें जान के चॉइस दे देगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और एक हरियाणा दे देगा। अब आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि हरियाणा में पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। काम कंप्लीट हो। चलिए अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दे दें और देखो जो किनारे का हिस्सा है, ये किनारे के हिस्से में पीट मिट्टी पाए जाते हैं। दो मिट्टी और है, एक पीट एक लवणीय।
पीट और लवणीय, ये दो मिट्टी हम लोग और देखें। पर्वतीय मिट्टी का ही दूसरा नाम हमने बताया वनीय मिट्टी है, वन के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो पीट क्या है। ये पीट का मतलब होता है जो आर्द्र क्षेत्र में जो मुख्य मिट्टी है वहां पे ह्यूमस और ज्यादा पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से डेल्टाई भाग में ये पाए जाते हैं ये मिट्टी। और डेल्टाई भाग का मतलब जो डेल्टा का क्षेत्र है वहां पे ये मिट्टी पीट मिट्टी पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होते हैं। आपसे कभी भी पूछे किस मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस है तो पीट मिट्टी, सेकेंड पे पर्वतीय मिट्टी होता है। क्योंकि पीट मिट्टी दलदलीय क्षेत्र की मिट्टी है। ऐसे दलदलीय में हम लोग देखेंगे लवणीय भी आएगा, लेकिन पीट का मतलब है समुद्र और स्थल का जहां मिलने वाला पार्ट है। उन जगहों पर जो पेड़ होंगे उस पेड़ का भी पत्ता कोई चुनने नहीं जाएगा। इसीलिए ये मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्र में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। पीट मिट्टी जो पाए जाते हैं डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं जहां नदियों के डेल्टा होते हैं। और इसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होने के कारण यह मिट्टी सबसे ज्यादा भारी और सबसे ज्यादा गहरे कलर की होती है। इसमें मेन खेती नहीं होती। पीट मिट्टी में मुख्य रूप से मैग्रोव वृक्ष सबसे ज्यादा लगे होते हैं। मैग्रोव, आपको पूछा जाएगा मैग्रोव वन कभी भी देगा तो आप कहना कि समझ में। मैग्रोव का मतलब हो गया डेल्टाई क्षेत्रों में जो पेड़ है उन पेड़ को मैग्रोव कहते हैं। जैसे नारियल हो सकता है, सुंदर नामक वृक्ष हो सकता है। सुंदरी वृक्ष इन डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। और सुंदरी वृक्ष जो देख रहे हो इन मैग्रोव वन का उदाहरण है जो पीट मिट्टी में है। और सुंदरी ट्री के कारण ही इस डेल्टा का नाम सुंदर वन का डेल्टा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुंदर वन का डेल्टा का नाम सुंदर वन क्यों पड़ा? जैसे वहां का दृश्य बहुत सुंदर है। बी, वहां के मैग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, तो ये आंसर हो जाएगा। सुंदरी एक वृक्ष है जो डेल्टाई प्रदेश में नदियों के डेल्टा के भाग में, पीट मिट्टी के भाग में मुख्य रूप से ये पाए जाते। और अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ये लवणीय मिट्टी ये आगे आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए। ICAR ने लवणीय मिट्टी पर बहुत ज्यादा समस्या प्रकट किया है। हम लोग अगर खेत में ज्यादा खाद का प्रयोग करें, निरंतर खेत को अगर हम डुबाए रखेंगे तो एक गुण होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, कैपिलरिटी, केशिकात्व। और केशिकात्व के कारण जो लवण की मात्रा है वो मिट्टी में निकलना शुरू हो जाएगा। और ये लवण की मात्रा मिट्टी में बढ़ेंगे, नमक की मात्रा बढ़ेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी। तो लगातार भूमि के डूबने से केशिकात्व के कारण सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा भूमि के ऊपरी सतह पर बढ़ जाएगी और उससे मिट्टी हमारा लवणीय हो जाएगा। और लवणीय का मतलब हो गया कि इसमें वनस्पति का अभाव हो जाएगा, इसकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी। आज पंजाब हरियाणा इन बेल्टों में लवणीय मिट्टी की समस्या आनी शुरू हो गई। अधिक सिंचाई होने के कारण ही लवणीय मिट्टी मुख्य रूप से होते। और जहां भी लवणीय मिट्टी होंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। तो आप उस मिट्टी को ही कहोगे कि वो समझ गए लवणीय मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है, वनस्पति विहीन मिट्टी है। यहाँ वनस्पति भी ठीक से नहीं होगा। इसका स्थानीय नाम रेह है। रेह, बिहार में रेह से भी एक और रा लगा देगा, रेहड़ा। बिहार के किसान अगर देखेगा खराब मिट्टी ना तो कहेगा ये तो रेहड़ा मिट्टी है। रेहड़ा हो गया मतलब रेह। रेह का मतलब लवणीय मिट्टी है, उसकी उत्पादन शक्ति एकदम खत्म। लोकल लैंग्वेज में इसको रेह भी कहते हैं, कई लोग इसको ऊसर भी कहते हैं। ये एकदम ऊसर मिट्टी है। कई जगह चॉपिन भी कहा जाता है। चॉपिन, आप लोग चॉपिन भी आपको दे देगा किस मिट्टी का स्थानीय नाम चॉपिन है तो लवणीय मिट्टी है। तो रेह, ऊसर, चॉपिन ये सभी इसके स्थानीय नाम।
तो अब आपको हम समझते हैं कि मिट्टी के सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब यही से सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, और वह सेक्शन है कृषि, जो कल से हम लोग शुरू करेंगे। कृषि हम लोग एकदम पूरे बढ़िया से एक बार पढ़ लेंगे, 2-3 क्लास कृषि में लग जाएगा। कृषि के बाद तब आपको राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी चीज आपको करेंगे, और तब आपका उधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी का क्लास आपका यहीं तक। इसके बाद आज दरोगा ने कल से सब लेंगे, कल से एक नया रूटीन हो जाएगा, क्योंकि कल से एक टीचर भी बढ़ते जा रहा है, कल से करण सर भी बढ़ जाएंगे, हम भी अपना क्लास देंगे। तो कल से थोड़ा सा रूटीन आपका टाइट हो जाएगा। आज हमको लगता है छोड़ ही देते हैं, कल वहीं पटना से ही पढ़ाएंगे तो लोग का ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। उन लोग बच्चे भी पटना में आज क्लास में बैठे हैं, हमें मालूम चला, शुरू में अंदाज था कि 15-20 बच्चे से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन फिर आप लोग देखते हैं कि लगता है पटना आए और बैगेज रख के सब क्लास चले आए। हमें फिर मालूम चला कि करीब लगभग 100 बच्चे आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा कि चलिए बच्चे एक्टिव है। तो कल आप सभी लोग पॉलिटी में भी नए बच्चे भी आ सकेंगे। इसके ऑफलाइन के जो भी बच्चे हैं, नए बच्चे भी जो भी हैं पढ़ना पॉलिटी चाहते हैं, तो वो लोग सभी बच्चे आ सकते हैं। तो कल का रूटीन टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, और एकदम चार्ज होके कल के हम लोग जो क्लासेस होगा उसमें पूरा आपका सिस्टम आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास आपका यही था। आप लोग को बहुत नदी घाटी वगैरह नहीं पूछता है, वो सब जूनियर एग्जामिनेशन के लिए है। आप लोग को जो मेन क्वेश्चन होगा कृषि सेक्शन से पूछेगा, जो है जैविक उद्यान से पूछेगा, जहां डिग्री पूछेगा वहां डिग्री करवा देंगे। आज छोड़ ही दीजिए, आज बिहार स्पेशल वगैरह छोड़ दीजिए। कल चूंकि बिहार स्पेशल में भी ज्योग्राफी का क्लास शुरू है, तो कल से ही वहीं से शुरू करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज यहाँ के बाद अभी छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के क्लास में बच्चे रहेंगे तो कल से ज्यादा बढ़िया हो जाए। मानसून भी पढ़ा दें, मानसून का पढ़ाया हुआ क्लास होगा, उसको अपलोड कर देंगे, वो डिटेल किया हुआ है, कृषि से हम पढ़ा देंगे।